एक मल्टी नेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लाहौर के नज़दीकी शहर परमानेंट मेरी ज़िम्मेदारी में है, जिनमें मुरीद के भी शामिल है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादिक की कॉल थी। सादिक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता है और मुख्तलिफ कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता है। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा काम अगर होने वाला होगा तो ज़रूर कर दूंगा। वो कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जाने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, इसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार। लेकिन तुम बताओ कि तुम बिलावजा इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो इस लड़की से? तो बोला, यार उसकी माँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे फंसाने के चक्कर में हो। मैंने कहा क्या बात है, लड़की छोड़कर उसकी माँ के पीछे पड़े हो? वो बोला, यार तुम्हें तो पता है मुझे आंटियाँ ज़्यादा पसंद है और लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला, चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में न करवाना, सिर्फ एक हफ्ता इसको हैंडल कर ले। मैं बोला ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूँगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फ़ोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा, जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो बोली, मुझे सादिक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा, मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफ़र अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूँगा, लेकिन आप मुझे कॉल कल कर लें, अभी ड्राइव कर रहे हो। इसने कहा, ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं? मैंने कहा, आप मुझे अपने नंबर दे दें या एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूँगा। और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूँगा। वो बोली, सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं, मुरीद के में है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है। आप मुझे ऑफिस की लोकेशन मैसेज कर दें, मैं गुजरते हुए आपसे मिल लूँगा। ये कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन इसकी कॉल आ गई। मैंने इससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ था, इसलिए भूल गया। इसने कहा, सर प्लीज़ आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूँगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूँगा। मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर मिलूँ, तब मिलूँ जब इसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खिलकर बात नहीं कर सकूंगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वो बोला, मुझे भला क्या एतराज़ होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चुनांचे मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए, मुझे मालूम है कि आपको छठी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं कुछ सोचूं, वरना मैं इतना बिजी हूं कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन में मुरीद के ना आ सकूं। इसने कहा, सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूंगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर जीगा। इसने ओके के कर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो आप प्लीज़ ई जाइएगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पिक कर लूं और गाड़ी में है आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकें। मैंने इसे कहा कि शायदर्रा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की।
इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मुकर्ररा स्टॉप से पिक किया। मेरी तवक्को के हिसाब से खूबसूरत लड़की थी, कद 4 साल 4 फुट की थी, लेकिन आवाज़ बहुत कमाल की थी। इसे पिक करके इस होटल में आ गए जिसके बारे में इसे बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इसे कहा कि मिस शबनम, सच्ची बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मोड में हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाऊं और थोड़ी गुपशप कर लूं। मैं मुइज़्ज़त चाहूँगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया हूं। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की ऑफर करता तो आप न मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफ़ा फिर मुआफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ने पता नहीं किया जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने कहा, सर आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज़ वो मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो आराम से सोच ले फिर मुझे बता दे। मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर ये नहीं हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस 2 खूबियां थीं। इसमें एक आवाज़ बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी ओके के कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी ज़ुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज़ इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता। तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हस्त से कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम दिल्ली तौर पर खुद से नहीं मिसनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। इस बोला, ठीक है हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हसरत दीनी है ये मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफ़ी दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वो बोली कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को अम्मा ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर जाना है। इस तरह दोनों अतराफ मतमियन हो जाएंगे। वो हंस कर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया, मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सीट रिजर्व करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया, बचाया हुआ खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गई जहां से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही उसकी कॉल आ गई। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कन्फ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ जाऊँ या नहीं, आप कैसा रवैया रखोगे, लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया। आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की, हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की इसने मुझे छूने की कोशिश की। आज आपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक न लगूंगा, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वदा तोड़ देता।
वो बोली, साहिर अब बहुत अच्छे हो, आज आपने मुझे जीत लिया है। फिर इस तरह बात करते हुए मैं घर के नज़दीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फ़ोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्करा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वो था कि शबनम को राज़ी कैसे किया जाए। काफ़ी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था, अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ। शबनम से रोज़ाना बात होती रहती थी, अब वो काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक मजाक में इसे अपने इज़दिवाजी किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए, और मेरा प्लान काम भी कर रहा था। 10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफ़ी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं कॉल बेशक अटेंड ना करता, कम अज़ कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर जावेगा। चनाचा सुबह जब उठा तो वो मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूरना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहां सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली कि आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, यार मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें क्या बताता। वो बोली, अब आपको इसकी सजा मिले। मैंने कहा, वो क्या? तो बोली, अब कल लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा, अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वो बोली, क्या गिफ्ट चाहिए? अब मेरे साथ चलें, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा, ने शबनम, अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो दो जो चीज़ मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वो परेशान होकर बोली, जनाब वो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा, तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना। वो हंसकर बोली, अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज़ है। मैंने कहा, जी जनाब। वो बोली, तो जनाब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा, जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना, अगर कोई हम पर एतबार करे तो। वो बोली, एतबार तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा, जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बोली, यार ये कैसे हो सकता है? आप मेरे घर ने आ सकते, मैं आपके घर ने जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा, हम किसी होटल आराम ले लेते हैं। तो वो बोली, नहीं होटल नहीं, मुझे एवेटलों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, ओके, तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ये कहकर फ़ोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, होटल में वो राजी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादिक को कॉल की और सारी सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वो बोला, साहिर यार ये तो कोई मसला नहीं, एक बंदा शायदर्रा में मेरे पास इसे के देता हूँ, वो घर खाली करवा देगा। इसे 500 दे देना, वो बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है सादिक, तूने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो सकती थी, और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई, और ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। वो बोली, नहीं, आप बस इतना वादा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा, वादा कि अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओके, अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। तो वो बोली, इतनी जल्दी? मैंने कहा, हाँ यार, तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सड़क पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। इसकी माँ इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी माँ से मुझे अपना बास के कर तारुफ करवाया और माँ को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर हेड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायदर्रा आ गया। सादिक मुझे शायदर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की चाबियां दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा, इसे पता है ये सब? मैंने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ न छुपाता और ना वो कुछ छुपाता है। वो मेरी बात सुनकर मतमुईन हो गई।
सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। चनाचा मैंने गाड़ी सीधी घर काफ आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें फ्रंट पर सहन, फिर बरामदे और पीछे एक कमरा था। बरामदे में ही एक तरफ बाथ बनाया हुआ था और बरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रही थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जनाब पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दें फिर बैठ जाना। वो बोली, कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वो शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया। शहनाई की गूंज और चांदनी रातों की तरह हसीन इस कहानी को सुनने वाले तमाम दिलवालों को खुशामदीद। ये महज एक दास्तान नहीं, बल्कि दो रूहों के दरमियान बिछ जाने वाले एक ऐसे अनोखे रिश्ते का राज है जिसकी खुशबू हर बंधन को पार कर गई। हमारे हीरो का नाम है आदिल, जिसकी शख्सियत में एक कहकशां सी आबाद थी, और हीरोइन है माह जबीं, जिसकी आंखें जैसे दो खामोश गजलें हों। माह जबीं का शौहर अरसलान, जो अपने काम के सिलसिले में शहर से दूर था, उसकी अदम मौजूदगी ही उस खामोश तूफान का पेश खैमा बनी जो माह जबीं के दिल में बहुत पहले से सर उठा रहा था। आदिल, अरसलान का गहरा दोस्त, जब भी माह जबीं को देखता था, उसकी निगाहें एक बेनाम चाहत और गैर मशरूत अकीदत का इजहार करती थीं, गोया उसे अपने आसमान का सबसे चमकता सितारा बनाकर अपने कल्ब की गहराइयों में बसा लेना चाहता हो। वो अरसलान से कहीं ज्यादा ज़हीन, पुरकशिश और दिलकश था, और माह जबीं का दिल भी छुप छुप कर उसकी जानिब एक ना समझ आने वाली कशिश महसूस करने लगा था। उस दिन दोपहर के मध्यम पहर दरवाजे पर एक नागहानी दस्तक हुई। माह जबीं को फौरन एहसास हो गया कि ये कौन हो सकता है, क्योंकि आदिल की पुरजोश और बेचैन निगाहें उसे कभी भी बेफिक्र नहीं रहने देती थीं। दिल की धड़कनें एक अजीब सी आहट पर रक्स करने लगीं। उसने धीमी आवाज में पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी मगर मधुर आवाज आई, भाभी जान, मैं आदिल हूँ। पहली बार भाभी जान का लफ्ज़ सुनकर माह जबीं के दिल की रफ्तार तेज तरीन हो गई। इस लफ्ज़ में एक ऐसा जज्बाती रिचाव था जो हजारों अनकही बातों को एक ही पल में बयान कर रहा था, जैसे वो जबान से कुछ कह रहा हो और दिल से किसी और हकीकत का इकरार कर रहा हो। माह जबीं ने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। इसने जानबूझकर अपने चेहरे पर हल्की सी उदासी और निकाहत तारी की, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। वो निहायत धीमे लहजे में बोली, मेरी कमर में शदीद दर्द है, आज सुबह से तबीयत बोझल है, समझिए कि एक पल का भी आराम नहीं मिला। आदिल का चेहरा फौरन तशवीश से भर गया। उसने इंतहाई नरमी और एहतियात से जवाब दिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं दर्द कम करने वाला खास मरहम लगा देता हूँ। इससे दर्द फौरन गायब हो जाएगा और आपको सुकून मिलेगा। इसकी बात सुनकर माह जबीं की सांसों की रफ्तार बेकाबू हो गई। उसकी प्यासी आंखें आदिल की बातों के पीछे छुपे हुए हकीकी मानी को खूब समझ रही थीं, और इसका अपना दिल भी इसी खामोश दावत का ख्वाहिशमंद था। वो बस एक सर हिलाकर खामोश रही और आदिल अंदर आ गया। कमरे का पुरअसरार माहौल यकदम तब्दील हो गया, जैसे किसी ने हवा में खुशबू का जादू कर दिया हो। आदिल ने मरहम निकाला, उंगली पर थोड़ा सा लगाया और माह जबीं के बिल्कुल करीब बैठ गया। उसका चेहरा माह जबीं के इतना करीब था कि आदिल की गर्म सांसें माह जबीं की गर्दन और कानों को छू रही थीं। ये कुर्बत, ये लम्हा एक बरक़ी रो की तरह माह जबीं के पूरे वजूद में दौड़ गया था। जैसे ही आदिल ने माह जबीं की कमर पर मरहम लगाना शुरू किया, उसके दिल की धड़कन एक तबले की थाप बन गई जो अब बेकाबू हो चुकी थी। आदिल की उंगलियों का लम्स, जो कभी हल्का दबता था और कभी थोड़ा गहरा, ब्राह रास्त दिल की अनकही तारों को छेड़ रहा था। माह जबीं ने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और अपने होठों को काट लिया ताकि कोई बेइख्तियार सिसकी बाहर न निकले। आदिल ने बिल्कुल सरगोशी के अंदाज में कहा, भाभी जान, लगता है मरहम अपना काम कर रहा है ना? उसकी मुस्कुराहट और इसकी लबरेज निगाहें हर लम्हा माह जबीं को खुद पर काबू पाने से रोक रही थीं। वो बाहर से खामोश थी, मगर अंदर से उसका पूरा वजूद एक आग की तरह पिघल रहा था।
आदिल की बेबाक उंगली कभी नीचे की तरफ जाती और कभी कमर के कुछ ऊपरी हिस्सों पर, गोया वो मरहम लगाने से ज्यादा किसी ममनुआ हद को पार करने की कोशिश में था। माजबी ने इरादतन आदिल का हाथ पकड़ना चाहा, मगर इस जादुई लम्स की तासीर ने उसे रोकने की ताकत न बख्शी। कमरे में इस वक्त सिर्फ उन दोनों की तेज होती सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आदिल मजीद करीब आया और निहायत आहिस्तगी से उसके कान में बोला, मैं जानता हूँ आपका दिल भी इसी ख्वाहिश को छुपा रहा है, बस एक बार जबान से कह दें भाभी जान। माजबी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और इसे आदिल की निगाहों में वही शदीद प्यास और चाहत नजर आई जो वो पहले भी महसूस कर चुकी थी। वो कुछ न बोली, बस अपनी शर्मो हया में डूबी आंखें झुका लें। आदिल ने मरहम साइड टेबल पर रखा और मजीद करीब आ गया। अब इन दोनों के बीच सिर्फ एक सांस जितनी दूरी बाकी थी। माजबी की उंगली बेइख्तियार आदिल के हाथ से जा लगी और इसे लगा जैसे इसे शदीद करंट का झटका लगा हो। उसने दबी आवाज में सिर्फ इतना कहा, आदिल। आदिल ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बस भाभी जान, अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। कमरे की हवा अब शिद्दत से गर्म हो चुकी थी। दरवाजा अंदर से मजबूती से बंद था। शौहर की अदम मौजूदगी एक खामोश इजाजत दे रही थी और माहजबी और आदिल एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां से वापस मुड़ना तकरीबन नामुमकिन था। आदिल ने मरहम एक तरफ रखा और ब्राहे रास्त माहजबी की आंखों में देखने लगा। उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वो माहजबी के पूरे वजूद का मुताला कर रहा हो। वो खामोश थी, बस अपने होंठ ताट कर अपने जज्बात पर काबू पाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदिल ने फिर सरगोशी की, भाभी जान, आप बोलते क्यों नहीं? आपके चेहरे की सुर्खी पर तो सब कुछ लिखा हुआ है। इस लम्हे माजबी के लिए अपने आप को संभालना बेहद दुश्वार हो रहा था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने कानों में गूंज सुनाई दे रही थी। उसने बस अपना दुपट्टा कुछ और संभाला और पलटकर आदिल को देखने लगी। आदिल आहिस्तगी से उसके बिल्कुल करीब आ गया। उसके हाथ माहजबी की कमर पर जाकर थम गए थे। माहजबी एक पल के लिए हैरत और खौफ में थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपनी आंखें बंद कर लें, गोया इसने मुकाबलत के लिए हथियार डाल दिए हों। आदिल ने एक हल्की सी शरारती मुस्कुराहट के साथ पूछा, अभी दर्द कम है या मैं इसे और गहरा कर दूं? माहजबी के होंठों पर एक नाजुक सी मुस्कुराहट उभरी, मगर उसने कोई जवाब न दिया। उसकी आवाज की नरमी, उसके लम्स का जादू, हर चीज माहजबी के अंदर घूम रही थी। कमरे में सिर्फ एक मध्यम लैंप की रोशनी थी और इस रोशनी में आदिल का चेहरा और भी ज्यादा वाजे और हसीन लग रहा था। वो आदिल की हर हरकत को शिद्दत से महसूस कर रही थी। जैसे ही आदिल ने अपने दोनों हाथ माहजबी की कमर पर रखे, उसने एक गहरी सांस अंदर खींच ली। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आदिल, और आदिल ने बगैर किसी ताखीर के फौरन जवाब दिया, बस भाभी जान, मैं तो यहीं था, सिर्फ आपके लिए। माहजबी को लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। आदिल का हाथ आहिस्तगी से नीचे की जानिब बढ़ रहा था और माहजबी का पूरा जिस्म उसके लम्स से नर्म पड़ता जा रहा था। इसने एक बार फिर आखिरी कोशिश के तौर पर आदिल का हाथ थामकर रोकना चाहा, मगर इसके दिल के जुनून ने इसे रोक ना पाया। आदिल ने अपना चेहरा इतना करीब कर लिया कि माहजबी उसकी हर सांस को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने आदिल का दिलकश चेहरा था। उसकी मुस्कुराहट एक खामोश ऐलान कर रही थी कि तुम हमेशा के लिए मेरी हो, मेरी माहजबी। उसने अपना सर झुका लिया और इसी लम्हे वो खुद को रोकने की आखिरी कोशिश भी तर्क कर दी। आदिल ने आहिस्तगी से कहा, माहजबी, अरसलान को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, बस आज की इस रात को मोहब्बत की एक अनोखी निशानी बना दो। माहजबी की उंगलियां आदिल के हाथ पर आ गईं और वो बस उसे ही देखे जा रही थी। दिल में एक खफिया डर भी था, लेकिन इस डर से कहीं ज्यादा एक पुरजोश और अनमोल खुशी थी। वक्त ठहरता जा रहा था, दरवाजा बंद था, घर की फिजा इश्क के राज छुपा रही थी। माहजबी और आदिल एक नए सफर के दहाने पर खड़े थे। माहजबी ने अपनी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बस इतना कहा, तुम्हें तो रुकना नहीं और अब मेरे अंदर कोई ताकत नहीं जो तुम्हें रोक पाए। आदिल ने जवाब दिया, फिर किस बात की देर है मेरी जान?
اور جیسے ہی عادل نے اسے مضبوطی سے اپنی طرف کھینچا ان کے بیچ کی تمام سرحدیں مٹ گئیں۔ ان کی یہ داستان ایک خوبصورت اور حسین موڑ پر داخل ہو چکی تھی جہاں محبت اور جنون کی ایک نئی دنیا ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ماں جبی نے اپنے دل کی تمام خاموش خواہشات کو آدم کے گرم آغوش میں پناہ دی اور ان دونوں نے مل کر ایک ایسی رومانٹک کہانی رقم کی جو ان کی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔